आपसे कई बार चेंबर के प्लेटफ़ॉर्म पर मिलना हुआ है। अभी आपको जानकर हर्ष होगा कि इस कोविड के वक़्त एकल के माध्यम से 3 लाख से अधिक गाँव में हमने बैरिकेडिंग और काढ़ा लोगों को पिलाकर और बैरिकेडिंग करके कोरोना के विस्तार को रोके और इसमें हमें काफ़ी बड़ी सफलता मिली। और अभी आपने अपने उद्बोधन में ये कहा कि अब गाँव में उनके स्वरोजगार की हमने व्यवस्था करनी चाहिए। आपको हर्ष होगा कि एकल ने ये काम ऑलरेडी अपने हाथ में ले लिया है। हम हल्दी और तेल तो बनाना शुरू कर दिए हैं। इसमें मेरी एक आपसे विनती है कि वनवासी क्षेत्र में काम करने के लिए योजनाएँ, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ों के लिए हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है। अगर एकल के साथ में अगर आपके डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर को अगर नोडल ऑफिसर के रूप में अगर लिंक अप कर दें, तो हम ये बहुत बड़े रूप में हमारे 3 लाख गाँव में जो नेटवर्क है, उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। और इसी प्रकार से देश भर में कितने चेंबर्स हैं, वो चेंबर में भी अगर इस प्रकार की सूचनाएँ या एक कोई डेस्क हो जाए, तो काफ़ी बड़ा काम देश में हो सकता है। ये मेरा एक छोटा-सा आपके लिए सुझाव था। अगर इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे, तो हम लोग उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, एक आदमी को नोडल ऑफिसर बनाने से वो काम भी नहीं कर पाएगा, पर जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊँ, महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में हमारे यहाँ एमएसएमई की में और खादी ग्रामोद्योग दोनों के अधिकारी यहाँ रहते, डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। आप जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हो वहाँ के एक बार वहाँ की योजनाएं क्या है वेबसाइट पर सब स्टडी करिए, वहाँ अप्लाई करिए। और दिल्ली में मुझे इतना बताइए कि हमारे तरफ से हमने इतनी योजनाओं पर यहाँ अप्लाई किया, इस ज़िले में इतना किया और यहाँ इस राज्य में इतना किया है। मुझे रिकॉर्ड ला दीजिए, मैं दिल्ली में बैठकर पूरे लोगों को फटाफट इंस्ट्रक्शन देकर आपकी सब योजनाओं को मंजूर कर दूंगा, क्योंकि एक आदमी जो है वो पूरे देश में काम कर नहीं सकता। तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट को लेकर, अब जैसे नागपुर में उसके ऑफिसेस हैं, अब यहाँ ये जैसे कुछ पार्ट है गढ़चिरौली का है, अमरावती ज़िले का है, तो ठाणे ज़िले का है, तो वहाँ के संबंधित अधिकारी खादी ग्रामोद्योग और एमएसएमई दोनों से बात करके आप गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग स्कीम में अप्लाई करके केवल कागज़ पूरे कर दो और मुझे इन्फॉर्म कर दो दिल्ली में कि हमने हमारे इसमें वनवास क्षेत्र में इतने इतने प्रोजेक्ट के लिए ऐसा ऐसा अप्लाई किया है। तो मैं तुरंत उसका रिव्यू करके मैं सबको मंजूरी दे के आपको मदद कर दूंगा। ये अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। दूसरी बात, इसके बारे में आपके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग काम करते हैं, तो वहाँ के एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल के आधार पर वहाँ कौन से प्रकार के आत्मनिर्भर बनाने के उद्योग शुरू हो सकते हैं। जैसे भी खादी ग्रामोद्योग के रूप से हनी का हम काम कर रहे हैं। फिर अभी नॉर्थ ईस्ट में बाम्बू है, बाम्बू का त्रिपुरा में बहुत अच्छा बहुत अच्छा काम होता है। अभी नॉर्थ ईस्ट में बाम्बू के ऊपर टाइल्स से लेकर बहुत अच्छा अच्छा काम लोग कर रहे हैं। चाइना में काफ़ी अच्छी मशीनरी डेवलप हुई थी, अब ताइवान में भी है। अब ये इसके बारे में टेक्निकल नॉलेज देकर एक प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल होगा तो सब लोग उसमें काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा हमारे ये जो वनबंधु परिषद है, इसमें से जो इंजीनियर है, कोई रिटायर्ड हुए, मैं जानता हूँ काफ़ी अच्छे अच्छे यशस्वी उद्योगपति हैं, अच्छे व्यापारी हैं, अच्छे इंजीनियर्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स आपके साथ काम कर रहे हैं। तो एक इंजीनियर्स और टेक्निकल लोगों की टीम लगाकर हम कौन सी टेक्नोलॉजी सस्ते में अच्छी मशीन, अभी जैसे खादी ग्रामोद्योग की ओर से हम लोग अगरबत्ती की काड़ियाँ बनाने की मशीन दे रहे हैं। अब ये मशीन में अभी इतनी रिक्वायरमेंट है देश में अपने कि 4,000 करोड़ का इंपोर्ट था इसका, पर इसका बाम्बू अलग टाइप के क्वालिटी का है। तो आप खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष हैं मिस्टर सक्सेना करके, तो आप कभी उनके साथ बैठिए। वो खुद त्रिपुरा गए थे, सब जगह देख के आए हैं और अभी हमने ये मशीन उपलब्ध करा कर दे रहे हैं हमारी योजना से। तो ये मशीन अगर आपने दे दी तो वहाँ का बाम्बू लेकर वहीं के भी हमें बाम्बू का प्लांटेशन भी करना होगा। तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट अगर आप इस प्रकार से उनको ट्रेन करके करेंगे और एक बार एक पायलट प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर बाकी लोग आत्मविश्वास के साथ आगे आएंगे। तो मुझे लगता है आप जरूर, जैसे मशरूम की बात मैंने कही, तो ये मशरूम कोई बड़ी चीज़ नहीं है। टेम्परेचर कंट्रोल करके आप मशरूम के प्रोडक्टिविटी, उसके छोटे से इक्विपमेंट तैयार करके
मशरूम की सब्जी खाने की आदत है तो प्रोटीन्स है। सबसे ज़्यादा समस्या आदिवासियों की है, वनवासियों की है कि उनके प्रोटीन्स कम खाते हैं तो वीक हो गए, तबीयत अच्छी नहीं है। तो उनके फूड में प्रोटीन्स कैसे ज़्यादा जाए इसमें इसका उपयोग हो सकता है। तो आप इसके बारे में थोड़ा साइंटिफिक टेक्निकल आपकी एक टीम करके एरिया वाइज उसका अध्ययन करके अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, उसके आधार पर नीति बनाइए और हमारे पास अप्लाई करिए अलग अलग योजनाओं में। हम सबको मदद करेंगे और टोटल फॉर्मेलिटी पूरी करके मेरे पास आइए, मैं दिल्ली से पूरी तरह ध्यान देकर उसको मंजूर कर दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपके आश्वासन का गडकरी जी। और अभी ओमान से हमारे साथ डॉक्टर विवेक जुड़े हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वे आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। डॉक्टर विवेक ओमान से, आप अपने को अनम्यूट करिए विवेक जी। डॉक्टर विवेक शायद आए नहीं है। ग्वालियर से कल्पना जी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, वो आपसे कुछ जानना चाहती हैं। नमस्कार। नमस्कार माननीय गडकरी मंत्री साहब। अच्छा, गडकरी साहब नमस्कार। मैं डॉक्टर विवेक बोल रहा हूँ सल्तनत ऑफ ओमान से। मैं बहुत प्रभावित हुआ आपके भाषण से और बहुत ही आइडियाज और इतने अच्छे अच्छे आपने सुझाव दिए हैं। मेरा एक संक्षिप्त सवाल है कि आत्मनिर्भर होने के लिए ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, और वो है कि उनका खुद का स्वास्थ्य, खुद की पढ़ाई और उनका खुद का घर। ये 3 जगह में सरकार की तरफ से अगर ये तीनों चीज़ें अगर मुफ्त मिल जाती है तो कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी दे विल कम फॉरवर्ड एंड दे विल डिवोट टू द सोसाइटी एज वेल एज इंडिया। तो मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ आपसे कि इस विषय पे सरकार की क्या सोच है और क्या उस पे विचार व्यक्त आप कर सकते हैं। सरकार की काफ़ी योजनाएं, पैसा भी बहुत ज़्यादा है, और सरकार अगर इतना सफलता से काम कर सकती तो वन बंधु परिषद को खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो पहली बात तो मैं ज़्यादा टिप्पणी उसके ऊपर नहीं करूँगा। मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूँ। मैं 1100 एकल विद्यालय हम चलाते हैं। अभी आरवी करके जगह है वर्धा ज़िले में, वहाँ हमें एक जगह डोनेशन में मिली थी। हमने वहाँ एक वसति गृह बनाया है और वहाँ हम लोग 100 रुपये महीने में खाना पीना और आदिवासी बच्चों को रहना, ऐसी व्यवस्था करने का हमने वो चालू किया है। वहाँ अपने आदरणीय संघचालक मोहन भागवत जी के द्वारा हम उसका कार्यक्रम भी कर रहे हैं। तो वो एक ऐसी जगह पर आप खुद डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे आप अगर एक अच्छा हॉस्टल बनाएंगे, और हॉस्टल बनाने के बाद उसमें सरकारी योजना है ट्राइबल के लिए, लेडीज़ के लिए और सबके लिए हॉस्टल बनाने के लिए। काफ़ी हमारे जो हमारे समाज कल्याण मंत्री है थावरचंद गहलोत, इनके पास योजना है। पर आप वो वनवासी कल्याण आश्रम या एकल विद्यालय या वनवासी बंधु परिषद के नाम पर मत करिए। उनका एक अलग से वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चैरिटेबल ट्रस्ट में रजिस्टर करके आप एक जगह करके अगर एक हॉस्टल बनाएंगे तो सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा। जो आदिवासी बच्चे या बच्चियाँ इंजीनियरिंग, मेडिकल या प्रोफेशनल कॉलेज में जाती है, वो शहर में उतना खर्चा करके पढ़ ही नहीं सकती। अभी गांव में मैट्रिक 10वीं और 12वीं तक के शिक्षा के लिए वो बेचारी कर सकती है, पर उसमें आगे जाने में उनकी ताकत नहीं है। तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर जो एजुकेशन सेंटर्स हैं, वहाँ अगर इस प्रकार के हॉस्टल्स बनाएंगे, और उसमें मुझे पता है कि ये हमारी एकल विद्यालय के लिए हमारे को काफ़ी कार्यकर्ता वर्ल्ड में काम करते हैं। अमेरिका से लेकर लोग वहाँ पैसे भेजते हैं। तो अभी हमारे यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं कि एक विद्यालय को चलाने के लिए हमने उनको प्रपोजल दिया कि जो हमको 30,000 रुपये देंगे साल के, तो एक विद्यालय उनके नाम से हम चलाएंगे। तो ऐसे अभी कुछ लोग मिले हैं हमको, तो अभी एक हॉस्टल भी हमने बना है। अब क्या होता है कि नागपुर ये विदर्भ का सेंटर है। अब इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जो है वो नागपुर में है। तो हम लोग वो जो गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी से बच्चे आएंगे, उनको नागपुर में आदिवासी लड़के और लड़कियों की अलग व्यवस्था करके उनको 100-200 रुपये में खाना पीना रहना सब अगर देंगे, और फिर उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो इनके 100 के बजाय 1000 इंजीनियर्स बनेंगे।
50 डॉक्टर के बजाय 500 डॉक्टर बनेंगे। नर्सेस का कोर्स है, पैरामेडिकल कोर्सेस है, सब उसमें उनको ये बहुत आवश्यक है। तो उनको पढ़ाने में प्राथमिक शिक्षा एक है, फिर माध्यमिक शिक्षा है और फिर उच्च शिक्षा है। तो इसमें हम ऐसी फैसिलिटी दें कि जाकि वो बन सके। तो अभी इसमें से एक आईएएस ऑफिसर बना है, अपने संघ के एकल विद्यालय के माध्यम से एक लड़का पढ़कर भी आईएएस ऑफिसर तक बना, और उसको ये पूरे चेन तक सहयोग मिला। तो उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति ध्यान में लेते हुए हम उनको फैसिलिटेट करने के लिए कैसे कर सकते हैं, इसकी योजना करें। सरकार की योजना है, मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैंने बोला उतना ही काफ़ी है कि अगर सरकार कर सकता तो अभी तक ये परिस्थितियाँ इतनी ख़राब नहीं रहती। तो इसलिए हमारे जैसे जो संवेदनशील और सामाजिक दायित्व से भाव करने वाले समाज के जो संगठन हैं, वो अगर काम करते तो उसकी परिणामकारकता काफ़ी बड़ी होती है, तो उससे काफ़ी अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। जैसे जशपुर में अपना वनवासी कल्याण आश्रम का काम चलता है, तो बाला साहेब देशपांडे जी ने वो शुरू किया बहुत पुराने समय। अब देखते देखते बड़े प्रमाण पर वहाँ काम शुरू हुआ, फिर काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला, अब विदेशों से भी लोग इसको सपोर्ट करने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हमें इस प्रकार से कैसे उसमें शिक्षा का प्रसार हो, उच्च शिक्षा में प्रशिक्षित विद्यार्थी व आदिवासी लड़की या लड़के कैसे आगे जाएं, और वो जाने के बाद फिर वो नहीं तो कहीं और मुंबई कलकत्ता चले जाए तो गड़बड़ होगी। उनको फिर से अपने गांव के विकास के लिए उनकी लीडरशिप में उनको लाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये रोजगार या उनकी कोई उद्यमशीलता होगी, उसका विकास करेंगे तो होगा। सरकार में योजना है, आप लेना चाहते तो उसका जो उपयोग करना है जिसमें हम आपको मदद करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि सरकार के बजाय समाज के द्वारा इसका परिवर्तन ज़्यादा अच्छा हो सकता है जो आप काम कर रहे हैं। सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब लोग अपना काम धंधा करते हैं और हमें यही कहते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यशी पशु प्रवृत्ति है कि आप वही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये हमारी संस्कृति है। तो हम हमारे सब होने के बाद हमारे जैसे परिवार जो विदेशों में यहाँ है, और इसका आपको पता है कि जब गरीबी भुखमरी आती है तो धर्मांतरण होता है। बड़े प्रमाण पर क्रिश्चियन मिशनरीज वहाँ काम कर रहे हैं, वैद्यकीय सुविधा को वो अस्पताल खोल रहे हैं, वहाँ स्कूलें खोल रहे हैं, और फिर धीरे धीरे वहाँ परिस्थिति को कन्वर्शन भी होता है, जो भी हमने झारखंड में, उड़ीसा में, बिहार में सब जगह देखा है। तो मिशनरीज वहाँ एक्टिव है। तो ऐसे समय हमारे विदेशों में बसे हुए जो भारतीय है वो अगर सामाजिक दायित्व के भाव से भी मदद करते हैं, हम सब लोग करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बीच में हेमा मालिनी एक बार मुझे बात करते हुए बता रही थी कि वे इनके कार्यक्रम के लिए मैं जाती हूँ क्योंकि मैं उसको मालूम है पूरे काम की। तो लोग भी आपको अलग अलग प्रकार के सहयोग करेंगे। तो मुझे लगता है ये करने पे ज़्यादा जोर दीजिए। सरकार के साथ जो मदद लेना है वो ज़रूर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये आप लोग जो काम करेंगे अपने विचार परिवार के द्वारा वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, उपयोगी होगा, लॉन्ग टर्म होगा, ऐसा मेरा खुद का विश्वास है। बहुत बहुत आभार गडकरी जी। एक प्रश्न जो सभी जानना चाहते हैं कि यदि हम कोई गृह उद्योग गांव में शुरू करना चाहते हैं हमारे ट्राइबल एरियाज में, तो क्योंकि आर्थिक सहायता के बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो हमें किस विभाग से संपर्क करना चाहिए, कैसे हम सरकार तक पहुंचे, ये एक बहुत बड़ा मन में प्रश्न रहता है। कैसे हमारी वहां तक पकड़ हो? हमारे वेबसाइट पर भी है, और आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक खादी ग्रामोद्योग कमीशन का ऑफिस है और एक एमएसएमई का ऑफिस है। उन अधिकारियों को मिलकर क्या क्या योजना है उसमें उनको पूछिए, महिलाओं के लिए, ट्राइबल के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, कॉमन लोगों के लिए, ये वेबसाइट पर उपलब्ध है। उस योजना में जो कागज़ लगते उतना आप फॉर्मेलिटी पूरा भर के पूरा करिए। और मैंने जैसे कहा कि आप पूरे देश में जहाँ जहाँ ऐसे अपने लोगों ने अर्जा किया है उनको कागज़ दिए, वो मुझे लिस्ट दीजिए, मैं मेरे ऑफिस से फॉलोअप करके सब सैंक्शन करके आपको मदद करूंगा। जी बहुत बहुत आभार। और क्योंकि समय अभी अब एक मिनट, एक छोटी बात बताता हूँ। हमारे यहाँ ज्वारी होती है, ज्वारी, वो एक हमारी महिला आदिवासी क्षेत्र में ज्वारी के पापड़ बनाती है, वो बहुत टेस्टी है। तो वो अभी वो आई तो हमारा यहाँ सुपर बाजार है नागपुर में, कोऑपरेटिव में है, तो हमने महिलाओं को उनको सबको प्रोत्साहन करते, तो उसके पापड़ हमने रखे, उसको अभी सेल मिलने लगा। अब एक विशिष्ट प्रकार का घास है, उसका झाड़ू बनता है, तो वो महिलाएं झाड़ू बनाती थी, तो हमने वहाँ के हमारे स्टोर में ला के दो, हम आपको बिकवा देंगे।
तो कहीं ना कहीं ऐसे छोटे छोटे उद्योगों को उनको मार्केट मिला कर देने में मदद कर सकते हैं, पर वो झाड़ू अच्छे क्वालिटी के बनने चाहिए, इसकी चिंता आपको करनी होगी, क्योंकि क्वालिटी के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में, पैकेजिंग के बारे में उनको उतना ज्ञान नहीं है। वो हमें प्रोफेशनल ज्ञान उनको ठीक प्रकार से ट्रेन करके देना होगा, तो हम लोग सक्सेस होंगे। जी हाँ, जी हाँ। बस एक अंतिम प्रश्न ग्वालियर से कल्पना जी पूछना चाहती है, उनका ट्रांसपोर्ट का काम है, तो उससे संबंधित कल्पना जी ग्वालियर से। सर नमस्ते। सर नमस्ते। सर ग्वालियर से प्रद्युमन और मेरी मम्मी कल्पना जी हैं, और हमारा सर न्यू मावी ट्रांसपोर्ट के नाम से बिजनेस है। सर हमारी ट्रक्स हैं जो चलते हैं, और आप भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से हैं, काफी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके सर, जो कि आपने इतने अच्छे रोड्स डेवलप करे हैं। आज के लिए हम लोगों को सरवाइव करना बड़ा डिफिकल्ट होता है बैड रोड्स पे, तो काफी बेनिफिट है सर, जो अच्छे रोड्स पे आज गाड़ियां चलाने में गाड़ियों को एवरेज मिलता है और बहुत कुछ अच्छा लगता है। लेकिन सर कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी आती है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ प्लीज। ये अभी हम लोग चंबल एक्सप्रेस हाईवे भी बना रहे हैं। परेशानी की बात ऐसी है कि ये सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में भी है, आरटीओ ऑफिस, पुलिस वाले आपको काफ़ी तंग करते होंगे, तो मैं नेशनल लेवल पर, ये मेरे हाथ में नहीं होता, ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के साथ ये सब्जेक्ट रहता है। पर अभी हमने उसको काफ़ी ई गवर्नेंस लाया है, और आगे भविष्य हमारा डीजल के बजाय एलएनजी पे कन्वर्ट करना ट्रांसपोर्ट को। एलएनजी ये भविष्य का फ्यूल है, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा और इकोनॉमी बढ़ेगी। तो जो डीजल पे खर्चा होता है वो 40% में हम लोग एलएनजी पे चल पाएंगे। तो अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट में काफ़ी नई नई योजनाएं कर रहे हैं। तो अभी आज का सब्जेक्ट तो नहीं है इस विषय का, पर फिर कभी दिल्ली आएंगे तो आपको जानकारी जरूर मिलेगी। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत आभार गडकरी जी आपका, आज आपने जो हमें इतना वास्ट होराइजन दिखाया उसके लिए हम सभी बहुत लाभान्वित हुए हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे वनांचलों में हम वो सभी योजनाओं को कार्यान्वित कर पाएं, और आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। बस इसी आशा के साथ हम आपका पुनः आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं नमस्कार। मूल्य समय के लिए।